So in this video, I am going to cover some basics of biology. So हमारा जो टॉपिक होगा आज का दैट इज़ सेल एंड सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो बेसिकली इसको मैं बेसिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब वो एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं तो उनको एडवांस टॉपिक समझने में दिक्कत आती है. दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक सेल या ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन को लेके है वो उनको क्लियर नहीं होती. तो जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो आगे आने वाले 3 या 4 लेक्चर्स होंगे, उसके अंदर हम सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे. सो बेसिक्स को डिस्कस करने का फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे आप देखोगे कि अगर आप जैसे सिस्टमैटिक्स पढ़ते हो या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हो, इवन साइटोलॉजी पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल के बाद सेल डिवीजन आता है, जेनेटिक्स आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, तो सभी के अंदर एप्लीकेशन जो होता है वो सेल का होगा या सेल की नॉलेज को आप अप्लाई करोगे. तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो ये सारे टॉपिक भी आपको ईजी लगेंगे. ठीक है. अब इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यूजुअली स्टूडेंट गलत करते हैं. सपोज मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है या फिर आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताओ. तो दो तरह के आंसर अगर आप दे सकते हो, तो आपने देखा होगा कि आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछ रहा है, तो आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हो, तो आप लिख कर आ रहे हो कि वायरॉइड्स आर दी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स. डन. फिर उसके बाद अगर आपसे स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी को पूछा जाता है तो आप वहाँ पर लिख के आते हो एक बैक्टीरिया का नाम या प्रोकैरियोटिक सेल को आप मेंशन करते हो जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा. इसी को आप PPLO बोलते हो. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इस इंफॉर्मेशन से हमें एक चीज़ तो पता लगती है कि इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं. तो इसका मतलब हमें सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ कुछ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पता होना चाहिए. तो दो कॉमनली नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम पढ़ते हैं दे आर कॉल्ड वायरस एंड वायरॉइड्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर. सो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सेल एंड सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो बेसिकली हमें देखना है सबसे पहले व्हाट इज़ अ सेल. तो सेल होता क्या है. तो अगर आप लिटरेचर को पढ़ते हो तो लिटरेचर में सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखी है सेल की कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पर भी वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी या तो एक सेल की बनी होगी या मल्टीपल सेल्स की बनी होगी, उन ऑर्गेनिजम्स को आप बोलते हो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट होगी वो सेल होगी. डन. तो अगर हम इसको आगे पढ़ने से पहले अगर हम सेल के बारे में कुछ बेसिक आइडिया ले लें तो हमारे लिए थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ सेल. तो सेल होता क्या है. तो अगर हम स्ट्रक्चरली डिफाइन करें तो स्ट्रक्चरली जब हम डिफाइन करते हैं तो सेल इज़ नथिंग बट एन एक्वस कंपार्टमेंट. एक सेल क्या है, एक एक्वस कंपार्टमेंट है जिसकी एक आउटर बाउंड्री है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी अगर एक एक्वस एनवायरनमेंट को या एक्वस कंपार्टमेंट को एनक्लोज करती है तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक बायोलॉजिकल टर्म देते हैं जिसका नाम है सेल. तो ये सभी को बेसिक आइडिया इतना होना चाहिए. एक्वस कंपार्टमेंट का मतलब है कि ऐसा कंपार्टमेंट या ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा. तो जब आप सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हो, कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको आप बोलते हो सॉल्वेंट. तो सेल के अंदर वाटर एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है. तो हमारी डेफिनेशन हो गई, स्ट्रक्चरल डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, सेल इज़ द एक्वस कंपार्टमेंट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहीं पर मैंने ये लिखा है इट इज़ एन एक्वस कंपार्टमेंट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा, और ये भी याद रहे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री कंसिडर की जाती है. यूजुअली आप पढ़ते हो ना बहुत सारी सेल, जैसे आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी होगी तो वहाँ पर आप एक टर्म पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. तो सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री हो सकती है, पर लिटरेचर के अकॉर्डिंगली क्लासिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल फीचर है हर सेल का. बिना किसी सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आप डिफाइन नहीं कर सकते. सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है, पर ऐसा कोई भी सेल आप डिफाइन नहीं करोगे जिसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो. दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब हम बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिट मेम्ब्रेन. इसी को आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट मेम्ब्रेन. अब यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है.
तो आपको याद रखना है, तो ऐसा कोई भी लेयर या ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन जो लिपिड बाई लेयर की बनी होगी। तो जब हम आगे जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता लगेगा कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम देख रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेयर। आगे जाकर आप और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। तो जब भी दो लिपिड की लेयर किसी भी एक एक्वस कंपार्टमेंट को सराउंड कर लेगी तो ऐसा स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम बोलते हैं सेल। और कहीं पर भी कोई मेम्ब्रेन, चाहे वो अगर प्रोटीन की बनी हो चाहे कार्बोहाइड्रेट की बनी हो, उसको कभी भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। तो कहीं पर भी जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं या सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिपिड बाइलेयर का होना बहुत ज़रूरी है। कंपलसरी रिक्वायरमेंट है एक सेल की एग्जिस्टेंस के लिए कि वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, प्रोटीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कार्बोहाइड्रेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यूजुअली जब आप यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि फॉस्फोबाइलिपिड लेयर होगी और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होंगे। पर आपको याद रखना है कि बेसिक नेसेसिटी जो है वो लिपिड का बाई लेयर होना चाहिए। अब यहाँ पर चाहे प्रोटीन प्रेजेंट हो से या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो क्लासिकली आप दो तरह की सेल हम पढ़ते हैं, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल और एक का नाम है यूकैरियोटिक सेल। तो चाहे कोई भी सेल हो, मैंने अभी आपको बोला, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है चाहे यूकैरियोटिक सेल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होगी। पर यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आप बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पढ़ते हो। याद रखना, चाहे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो चाहे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो, उनकी जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिट मेम्ब्रेन। उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन। तो यूनिट मेम्ब्रेन भी कैसा होगा? इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। हाँ, अगर आप यूजुअली आप प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप पढ़ते हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप लिखते हो कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट होंगे, सॉरी। तो एब्सेंट होंगे तो इसका मतलब उनके अंदर लिखा जाता है लिटरेचर में दे हैव नो यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं हो सकता। वहाँ पर बहुत सारे आप ऐसे बैक्टीरिया पढ़ोगे जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स मिलते हैं जिनकी मेम्ब्रेन प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी, पर उस मेम्ब्रेन को हम यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। तो याद रखना, आपको किसी भी सेल को आप बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफाइन नहीं करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल फीचर है किसी भी सेल का। दूसरा, इसी को हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं और यूनिट मेम्ब्रेन बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उसका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो बाई लेयर होना चाहिए। और बाई लेयर में भी जिस मॉलिक्यूल के थ्रू वो बनेगी दैट इज कॉल्ड लिपिड। तो कहीं पर भी प्रोटीन की मेम्ब्रेन हो, कार्बोहाइड्रेट की मेम्ब्रेन हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की मेम्ब्रेन हो या सिंगल लेयर ऑफ लिपिड हो, उसको कभी भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। सो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखो, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि कोई भी मेम्ब्रेन, चाहे वो लिपिड सिंगल लेयर की बनी हो, चाहे प्रोटीन की हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की हो, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ यूनिट मेम्ब्रेन। इट हैज़ टू बी मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। अब प्रोटीन हो चाहे ना हो, कार्बोहाइड्रेट हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल की अगली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जितने भी सेल्स हैं वो दे शुड बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और वो बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म करेंगे या असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म करेंगे। तो एक सेल बेसिकली एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रही है जिसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस काम करेंगे। तो आपने सुना होगा ना, जैसे कोई भी सेल एटीपी सिंथेसिस के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म आप पढ़ते हो, या फूड को यूटिलाइजेशन को मेटाबॉलिज्म आप बोलोगे। या कोई भी सेल एक बेसिक फिनोमिनन को परफॉर्म करती है जिससे वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सकती है, जिससे कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एक सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल होनी चाहिए और इट शुड परफॉर्म असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ like metabolism, respiration, reproduction, or even any genetic process like replication, transcription, and translation. So you need to remember these basics. So all organisms जितने भी बने होंगे या तो वो सेल का बना होगा या सेल से बने होंगे, उनको आप बोलोगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल का नंबर मैटर नहीं करता है, सेल का नंबर 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सेल का नंबर अगर 1 है तो आप बोलते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर सेल का नंबर 1 से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आ सकते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आप पढ़ते हो,
जिनको बैक्टीरियाज बनेंगे बोलेंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की जब आप बात करते हो तो वहाँ पर आप प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हो। सो ये बेसिक एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है जो हर जगह पर मेंशन होती है। सो कुछ और साइंटिस्ट के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट सेल आपसे पूछेगा किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। तो वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में पब्लिश किया जिस बुक के अंदर, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। सो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। और बेसिकली जिस सेल को उन्होंने देखा था दैट वाज अ पीस ऑफ कॉर्क। सो उन्होंने एक प्लांट लिया, उसकी डेड सेल्स निकाली, उसका कॉर्क निकाला और उसको उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज किया। तो आप सब जानते हो वहाँ पर हनी कॉम्ब लाइक अरेंजमेंट सेल्स का वहाँ पर मिला, तो और जिनकी एक स्पेसिफिक आउटर बाउंड्री थी, उन्होंने इन एक कंपार्टमेंट को बोल दिया सेलुला। तो आपको याद रखना है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इस को डिस्कवर किया और ये टर्म सेल दिया जिसको बोला सेलुला। सो सेलुला मीन्स कंपार्टमेंट। सो नोट करने वाली बात है कि उन्होंने कभी भी लिविंग सेल को ऑब्जर्व नहीं किया था, ही ऑब्जर्व्ड डेड सेल्स। डेड सेल का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं था। तो उन्होंने बेसिकली जिसको देखा था वो प्लांट सेल थी, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो उन्होंने देखी थी दैट वाज कॉल्ड सेल वॉल। डन। पर पहली बार फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो आपको याद रखना है, ही नेम्ड देम एनिमलक्यूल्स। तो पूछा जाता है तो पहली बार फर्स्ट लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। पहली बार सेल को किसने डिस्कवर किया, तो उसका नाम है रॉबर्ट हुक। डन। रॉबर्ट ब्राउन के साथ आप न्यूक्लियस की डिस्कवरी को एसोसिएट करते हो, पर हम यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम जो पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड रॉबर्ट हुक। सो बेसिकली सेल क्या है, सेल इज लाइक अ फैक्ट्री। सेल इज लाइक अ फैक्ट्री, एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में हो क्या रहा है, सो बहुत सारी चीज़ों की सिंथेसिस हो रही होगी, बहुत सारी चीज़ों का प्रोसेसिंग हो रहा होगा। तो बहुत सारे सेल्स का क्या होगा, डिग्रेडेशन हो रहा होगा, बहुत सारे कंटेंट्स का डिग्रेडेशन हो रहा होगा। तो एक ऐसी फैक्ट्री है जिसको बायोकेमिकल फैक्ट्री बोल रहे हैं, जिसके अंदर सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल हो रहा है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हो रहा है। तो ये हमें बेसिकली याद रखना है सेल्स के बारे में बेसिक क्लासिफिकेशन। तो सेल्स अगर आप जब भी लिविंग है तो लिविंग सेल का मतलब क्या है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है, वो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कर रहा है। और हम सब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म के दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक का नाम है एनाबॉलिज्म और एक का नाम है कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, जब कोई भी सेल किसी भी चीज़ का सिंथेसिस कर रही है, तो बनाने की कोशिश कर रही है किसी भी मॉलिक्यूल को, उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिक एक्टिविटी या सिंथेटिक एक्टिविटी। और किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर रही है छोटे छोटे सबसिक्वेंट पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, या उस एक्टिविटी को बोलेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपने सेल के बारे में याद रखना है। तो की पॉइंट्स क्या है कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिटी है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, एक्वस कंपार्टमेंट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। यूनिट मेम्ब्रेन हमेशा लिपिड बाई लेयर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेल के अंदर जितने भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे उनकी मेम्ब्रेन भी यूनिट मेम्ब्रेन होगी। तो आप पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, चाहे आप पढ़ोगे उसका गोल्जी अपरेटस, इन सब की मेम्ब्रेन क्या है, जैसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है तो एक यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी।